नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अपने क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करेंगे। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे। डियर स्टूडेंट्स, 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, जो 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के, उसी सीरीज को लेकर के बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है जो सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी सूचना में अंतर करना या विभेद करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अंतर कर पाना, अंतर करना, विभेद करना। क्लियर है? और संज्ञान का जो संबंध है, जो संज्ञान का संबंध है, यह बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसका संबंध हमेशा किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। क्लियर है? इसके लिए वर्ड कॉग्निटिव इस्तेमाल करते हैं हम साइकोलॉजी में। दूसरा इंटेलेक्चुअल और मेंटल, प्रायः इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो आप अगर इसमें देखें कौन सा ऑप्शन जो है यह क्लिक करेगा, अगर इस प्रश्न को देखें तो अंतर कर पाना, अंतर कर पाना, विभेद करना। तो यहां पर अंतर करना, यह जो सी है, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन क्या है? सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलें। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि। हमेशा याद रखना कि जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5th तक के जो बच्चे होते हैं यहाँ पर, और इसमें भी अगर हम कहें तो यह जो स्टार्टिंग के हैं 1st, 2nd, 3rd और 4th, 5th, ये इन बच्चों के लिए ना जो सबसे उपयुक्त विधि है प्राथमिक कक्षा के लिए, जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है वो खेल विधि है। कौन सी विधि है? खेल विधि है। खेल विधि है। और खेल विधि आपको ये भी पढ़ा रखा है हमने कि खेल विधि यह बेसिकली किसने दिया था? फ्रोबेल ने। तो यहां पर हमेशा याद रखेंगे कि प्रयास व भूल विधि यह नहीं होगा, अनुकरण विधि यह नहीं होगा, व्याख्यान विधि यह बड़ी कक्षाओं के लिए है। तो खेल विधि इसका सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शिक्षक को ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। अधिक ध्यान, कभी भी आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं, अधिक ध्यान। यहां पर व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना और दूसरी चीजों पर नहीं देना, यह कभी भी जवाब नहीं होगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, यह भी नेगेटिव इंपैक्ट है ना। उनकी त्रुटियों को आप सुधारेंगे, ना कि उसके भूल के रूप में लेंगे, क्योंकि भाई जब बच्चा सीखता है तो त्रुटि करेगा ही। क्लियर है? और त्रुटि कर रहा है तो यह इस बात का परिचायक है कि वह गलती कर रहा है, इसका मतलब वो सीख रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सीखते वक्त गलतियां नहीं करता है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इस सफलता के माप के रूप में, ये भी नहीं। देखिए ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, चौथा ऑप्शन ही होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जब बच्चे कुछ बोल रहे हैं या किसी विचार को संप्रेषित कर रहे हैं तो टीचर को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, बच्चे की विचारधारा क्या है। एक शिक्षक को जब कोई भी शिक्षार्थी या विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करता है तो उसमें तत्काल सुधार नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों के विचारों को पहले संप्रेषित करने दें और फिर शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी की सहायता से ही उसे ठीक करने की कोशिश करें, और यही सही अप्रोच है। क्लियर है? तो यह इसका जो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। तो हमेशा से आप याद रखेंगे कि जहां वर्ड सृजनात्मकता आ जाए, आप वहां पर एक अप्रोच को हमेशा याद रखेंगे, वो है आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कौन सा अप्रोच? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी रचनावादी मॉडल, रचनावादी उपागम भी कहते हैं इसे, यह सबसे सही तरीका है। यह सबसे सही तरीका है। किसका? प्रोग्रामिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा।
सृजनात्मकता का। क्योंकि सृजनात्मकता बच्चों में तभी आएगी जब बच्चे कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को स्वयं रचित करेंगे, अपने नॉलेज को स्वयं कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करेंगे, उसी को तो सृजनात्मकता कहते हैं। और जब तक उसको रचनावादी मॉडल में नहीं ढालेंगे बच्चों को, तब तक बच्चों के अंदर सृजनात्मकता नहीं आने वाली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पहले तो आपको एक बात हमेशा यह ध्यान रखना है कि प्रगतिशील शिक्षा के जो एक बहुत बड़े समर्थक क्या कह सकते हैं, उन्हीं की देन है, वह थे जॉन डीवी साहब, जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेटर थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। क्लियर है? तो यहां पर इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देखें तो क्या क्या हो सकता है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहां पे समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, देखिए लचीलापन ही कहता है, क्योंकि इसकी विशेषता ही यही है कि कोई भी शिक्षा प्रगतिशील तभी होगी जब हर चीज में आप लचीलापन रखेंगे, है ना, सीखने सिखाने में, टाइम टेबल में, सेटिंग अरेंजमेंट में, हर चीज में। तो यह इसका जवाब होना चाहिए। फिर भी हम BCD को देख लें। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर, केवल, देखिए इस तरह के जो शब्द आ जाए, केवल, अत्यधिक, अधिक, या कोई नेगेटिव वर्ड, आप उससे भी ऑप्शंस को क्रॉस कर सकते हैं। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, जी नहीं, हमारा कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहता है एक शिक्षक का कि बच्चे अधिक से अधिक, ये अंक प्राप्त करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को के ऊपर फोकस क्या कर रहा है, सीखने पर। हमें बच्चे कैसे सीख रहे हैं, किस प्रकार से सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, सीखने में कोई त्रुटि तो नहीं आ रही, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऑलरेडी बच्चा जब ठीक ठाक सीखेगा, अच्छा सीखेगा, पढ़ेगा, तो अंक तो ऑलरेडी बच्चों के आ ही जाएंगे। सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं कि रट करके अंक ले लिए और बच्चों को उसको वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, यही इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। और प्रगतिशील शिक्षा की निम्न विशेषताएं और क्या क्या हो सकती हैं? तो भाई समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, एक तो ये तो हो ही गया। दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, हमेशा से हम पढ़ते आए हैं क्या, बाल केंद्रित शिक्षा। क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें सबसे अधिक जोर हमें बाल केंद्रित शिक्षा पर ही देना है। दूसरा समावेशी शिक्षा पे भी फोकस करना है। एक ही छत के नीचे सामान्य असामान्य सभी तरह के बालकों की जरूरतों को ध्यान में रख करके पढ़ाए जाना, समावेशी शिक्षा। और सामाजिक अंतःक्रिया, है ना, एक सामाजिक अंतःक्रिया भी होना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया। और क्या हो सकता है? और शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से, कौन से? शैक्षिक तकनीकी का भी यहां पर महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें? आपके प्रगतिशील शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा में तकनीकी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, शैक्षिक तकनीक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो शैक्षिक तकनीक है, ये जो शैक्षिक तकनीकी है, इसमें सारे ही आपके एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाते हैं। आज देख रहे होंगे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन भी इसी का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम से दूर नहीं रख सकते, न तो खुद को न बच्चों को। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन इसका सही जवाब हो जाएगा। बाद बाकी ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान। अब देखिए ये कई बार आपको बताया गया है, क्या होगा? आपको बताया गया कि भाई शिक्षा के विकास में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान है, और इन्हीं की वो पद्धति थी क्या, किंडरगार्टन। अब देखो यहाँ किंडरगार्टन को ही क्या कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालवाड़ी कहते हैं। तो आप देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट बेस है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? इसी पद्धति के प्रवर्तक भी हैं। तो हमेशा याद रखना आप इसके लिए क्या, जो हिंदी का शब्द है बालवाड़ी। चलिए इसी को क्या कहेंगे, किंडरगार्टन। नेक्स्ट, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अब कक्षा 3 है तो प्राथमिक ही, भाई आपको बताया गया है कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे प्राइमरी में तो आएंगे, तो खेल विधि सबसे उपयुक्त है इसमें। अब खेल विधि में भी यहाँ खेल विधि तो दिया नहीं है, तो अब क्या हो सकता है? तो एक चीज और बताया गया है बच्चों के लिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा
क्या बच्चों में डेवलप करना चाहिए? सृजनात्मक क्षमता डेवलप करनी चाहिए। क्या डेवलप करनी चाहिए? सृजनात्मक क्षमता। तो कक्षा 3 के जो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? सृजनात्मक क्रियाकलाप। क्या हो जाएगा? सृजनात्मक क्रियाकलाप। क्लियर है ना? यानी बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास हो और बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हों, ताकि बच्चे अगर किसी चीज को खुद से करके देखते हैं, किसी चीज को खुद क्रिएट करते हैं, किसी चीज को अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, तो वो उनके लिए वही क्या है? सृजनात्मक क्रियाकलाप है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि ये नहीं होगा, समूह वार्तालाप ये भी नहीं होगा, व्याख्यान विधि ये भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये सब प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। सबसे उपयुक्त वो है जो है सृजनात्मक क्रियाकलाप, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। हम करके सीखते हैं, देखिए वही हो गया, लर्निंग बाय डूइंग। हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ये किसने कहा? तो ये सिम्पसन महोदय ने कहा था। किसने कहा था? सिम्पसन महोदय ने। अब इस तरह के क्वेश्चंस फैक्ट बेस हैं। आपने अगर पढ़ रखा है तो आप इसको सही करेंगे, नहीं पढ़ रखा है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के प्रश्नों का भी समावेशन, एक या दो प्रश्न इस तरह के भी देखने को मिलते हैं जो कि हमने इस सीरीज में डाला है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को भी ठीक प्रकार से देख करके जाएंगे। चलिए आगे। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या हो जाएगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, खुद से करना यानी क्या? आत्मनिर्भरता आना। खुद से करना या उस पर डिपेंडेंसी तो नहीं, किस पे निर्भर तो नहीं है ना? तो जवाब क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता पैदा होती है इससे बच्चों में। शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ये नहीं होगा। मानसिक शक्ति बढ़ती है, ये नहीं होगा। परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, ये भी नहीं। खुद से करना, ये सब तो चीज ऑलरेडी इसमें आ ही जाता है। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि परिश्रम करके ही, जब खुद कर रहे हैं तो उससे मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि आत्मनिर्भरता पैदा होना इस बात का परिचायक ही है कि आप अपने कार्य को स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग, आप हर चीज को करके देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या इसका हो जाएगा जवाब? डी इज द राइट आंसर। चलिए, और सीरीज का आखिरी प्रश्न, यह प्रश्न है, वह है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो अब यहां देखिए, शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, यह तो ठीक है, तय है। लेकिन विद्यार्थियों में डर एवं भय का एहसास समाप्त हो जाए और शिक्षक वार्तालाप सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? डेमोक्रेटिक क्लासरूम, प्रजातांत्रिक भूमिका में, है ना? एक क्लास की जो भूमिका होनी चाहिए वह बेसिकली डेमोक्रेटिक क्लासरूम, यानी प्रजातांत्रिक क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर बच्चे सहज रूप से बेझिझक अपने प्रश्नों को शिक्षक से पूछ पाएं, या अपने जो भी डाउट है उसको शिक्षक से पूछ पाएं और अपने आप को सहज और सरल महसूस करें। क्लियर है? और टीचर का भी यह दायित्व है कि बच्चों के ओपिनियन को, उनके अंदर मतलब जो विचारधारा उत्पन्न हो रही है या फिर जो संप्रेषण वो करना चाह रहे हैं टीचर के साथ, वह भी एक सहज और सरल रूप धारण करे। तो प्रगतिशील भूमिका में, एक प्रगतिशील भूमिका में, तो प्रगतिशील शिक्षा में तो भाई भूमिका है ही टीचर की, बच्चों की भी है। लेकिन यहाँ पर एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक क्या मेंटेन करेगा? डेमोक्रेटिक क्लासरूम मेंटेन करेगा। ठीक है? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन 10 प्रश्नों में से भी आपने देखा होगा कुछ तो पेडागोजी पे आधारित थे, कुछ फैक्ट बेस्ड थे और कुछ सिद्धांतों पे आधारित थे। तो जो अच्छे प्रश्नों की जो सूची होती है उसमें सभी तरह के अलग अलग प्रश्नों का ही समावेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज काफी सार्थक और काफी सही लग रहा होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।